कौन सा क्रांति मुर्दो? हरित क्रांति। तो हरा से लिख देता हूं मैं, हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सामान्य परिचय। कौन सा परिचय बताएंगे इसके बारे में? सामान्य परिचय के अंदर मैं बताऊंगा कि ग्रीन आपका हरित क्रांति है क्या चीज, क्यों लाया गया, कब लाया गया, किसने लाया और किन किन फसलों के लिए ये लाया गया। ठीक, क्लियर है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके घटक के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके घटक कौन कौन से थे, जैसे कि ये आने के बाद हमारी कृषि में बदलाव क्या हुआ, बदलाव कैसे समझिए, किस तरीके से जो फसल पहले कम हुआ करते थे उनकी उत्पादकता कम होती थी, अब उसका उत्पादन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ऐसा क्या चीज आया कि इसके उत्पादन में एकाएक बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, किस तरीके से बीमारी से बचने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया, किस तरीके से भूमि को उर्वरक बनाने के लिए उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। तो इसमें पढ़ेंगे लोग क्या आपका घटक, किस तरीके से सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया। तो ये किसमें आएगा आपका घटक, किसमें आएगा मुर्दो? तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसकी आवश्यकता एक्चुअल में पड़ी क्यों, इसकी आवश्यकता हमको पड़ी क्यों, कि भैया आखिरकार ग्रीन क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति था, इसको लाया क्यों गया और लाते लाते इतना समय क्यों हो गया। अब बताइए, ये हुआ था विश्व में 1960 के तहत, 1960 में आया था, 61 में इसका विस्तार हुआ और भारत में आते आते 1966 हो गया था, 66, लगभग 6 साल के बाद भारत में आया। तो उस समय ऐसी क्या, कौन सी मजबूरी थी या क्या ऐसी गतिविधियां थी कि इसको क्या किया गया, लाया गया। ठीक है, उसके हम लोग बात करेंगे, जब लाया गया, आवश्यकता हो गई, तो इसका लाने के बाद, लागू करने के बाद इसका प्रभाव किसमें हुआ, किस तरीके से भारतीय कृषि में इसका प्रभाव हुआ, किस तरीके से किसानों को लाभ मिला, लाभ के साथ साथ नुकसान क्या था, इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। दो चीज होती है जी हमेशा पहलू की, कोई भी चीज होगा उसका दो पहलू होगा। ठीक है, एक होगा लाभ वाला, एक क्या होगा, हानि वाला। जैसे हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो किसी के लिए बुरा अपने आप हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सिंचाई सुविधा बनाया जा रहा है, बांध बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बांध। तो बांध सबके लिए अच्छा नहीं है, जहां बांध बनाया जा रहा है वहां कुछ गांव पड़ेगा, उस गांव को खाली करेंगे तो उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना। राम मंदिर बनाया गया तो राम मंदिर भक्तों के लिए तो ठीक था, लेकिन जब रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो उस रोड के दरमियान जो घर आ रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छा है? और उसका रिजल्ट देखने को मिल गया, अयोध्या में बुरी तरीके से हार गई बीजेपी। अरे हारी कि नहीं हारी? ठीक है, तो हर चीज क्या कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं मुर्दो? दो पहलू होते हैं। तो ये चीज हम लोग को जानना है। पहला बताइए कौन सा बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए और चौथा क्या बताएंगे। ठीक, और लास्ट में इसको मैं बताऊंगा दो पहलू, एक पहलू आपका कौन सा, सकारात्मक वाला, और दूसरा कौन सा वाला आपका नकारात्मक। मतलब मैं बताऊंगा परिणाम क्या है। लास्ट में हम लोग देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या आपका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या आया, घूम फिर के इसका हमको लास्ट में क्या, नकारात्मक सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू देखेंगे, प्लस और माइनस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू से देखते हैं। पहले तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, जस का तस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिखने का तरीका ये रहेगा, यहाँ पर देखें आपका हरित क्रांति, उसके बारे में पॉइंट बना के लीजिए। फर्स्ट सामान्य परिचय, सेकंड घटक, तीसरा आवश्यकता, चौथा प्रभाव, पांचवा आपका पहलू परिणाम। हो गया। अब देखो, सबसे पहले टॉपिक डालेंगे हरित क्रांति का सामान्य परिचय। हरित क्रांति का कौन सा परिचय आपका, समान। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आने, सामान्य परिचय से आने जी। उसके बाद घटक वटक तो आपके मेंस के पर्पस से काम आएगा। यहां से आपका फैक्ट है, ये क्या है आपका फैक्ट। जैसे पहला चीज, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड है, इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने, तो इसका व्यक्ति का नाम है, बोलना है मेरे साथ, विलियम गॉड। बोलो मुर्दो, कौन सा गॉड? ये अमेरिका का एक वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक है बताइए? अमेरिकी।
पहले तो ग्रीन ग्रीन रिवोल्यूशन जब लाया गया था तो उस समय इसका कुछ नाम नहीं था, बस ऐसे ही खेती के लिए, कृषि के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऐसा था, उसका कोई नाम नहीं दिया गया था। इस व्यक्ति ने एक स्पीच में इसको बोला ग्रीन रिवोल्यूशन, तब इसका नाम क्या हुआ आपका, हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? दुनिया में जितना भी नाम है सब इंग्लिश से पहले होता है, हिंदी में बाद में आता है, ठीक है। पहले क्या नाम दिया गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, बाद में हिंदी में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हरित क्रांति। कौन सी क्रांति मुर्दो, हरित। इतना क्लियर है? अब देखिए ये तो नाम दे दिया, इसका बस इतना ही काम है कि इसने नाम दिया था, एक बार स्पीच में इसने बोल दिया था कि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की आवश्यकता है, ठीक। उसके बाद कहानी शुरू होती है इसके जनक की। किसी शुरू होती है? जनक। जनक जो है वो भी अमेरिका का ही है। कहां का है बोलो? अमेरिका। कहां का है जी? अमेरिका। बट कहानी यहां पास ये है, दो क्वेश्चन पूछता है, उस व्यक्ति का पहले नाम सुन लो। बोलना है नॉर्मन, बोलो अर्नेस्ट, क्या बोलेंगे? अर्नेस्ट बोरलॉग, क्या बोलेंगे जी? बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग बोलेंगे। फिर से बोलो मुर्दो, फिर से बोलो, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग बोलते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की बात हो रही है। ये उस समय का पिक्चर है जिस समय उसने रिवोल्यूशन लाया था, तो इसी को पहले लेके आते हैं। और ये जो गेहूं आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही चीज का क्या कहते हैं, आपका काम समझ में आ जाएगा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग यहां लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अमेरिकन था, ये भी अमेरिकन है, ठीक। समझो कहानी क्या है। ये पैदा हुआ अमेरिका में, मरा भी अमेरिका में, लेकिन इसकी जो लैब थी वो मैक्सिको में थी। मैक्सिको में कहां थी? मतलब ये जहां काम कर रहा था वो मैक्सिको में। इसका कार्य क्षेत्र क्या है? जितना भी संशोधन कर रहा है सब मैक्सिको में कर रहा है। तो दो चीज रखना है कहां का? अमेरिका का, लेकिन कार्य क्षेत्र कहां है? मैक्सिको। कार्य क्षेत्र क्या है मुर्दो? मैक्सिको। अब समझो कहानी क्या है। अब आप लोग के मन में यहां चाहिए कि सर नॉर्मन बोरलॉग को ही विश्व के हरित क्रांति का जनक क्यों कहते हैं? विश्व का ना, विश्व के हरित क्रांति का जनक क्यों कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को? आखिर व्यक्ति विशेष ने ऐसा क्या किया जो ये जनक कहलाया है ग्रीन रेवोल्यूशन का? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो देखिए इसने किया क्या था, इसको पहले सुनेंगे फिर हम लोग उसको देखेंगे। पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है, इसके हाथ में गेहूं के दो पौधे हैं, एक बड़ा दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है? छोटा दिखाई दे रहा है। उसे समझना है आपको। खैर देखिए मेन कहानी क्या है। 1960 के दशक में गेहूं जो है खाद्यान्न के मामले में सर्वाधिक यूज हो रहा था। रोटी लोग ज्यादा खा रहे थे, ठीक है। गेहूं से हर चीज बनता है, मैदा भी बनता है गेहूं से, मैदे के हर चीज बनते हैं। आप जो ब्रेड व्रेड खाते हो सब किससे बनते हैं? मैदे के। बिस्किट जो खाते हैं किससे बनते हैं? मैदे के। दुनिया भर में सर्वाधिक बिकने वाला समोसा किससे बन रहा है? किसमें मैदा नहीं है? मार्केट में जाएंगे तो हर चीज में मैदा है कि नहीं है? अब बन किससे रहा? गेहूं से बन रहा है। और इसका पैदावार उस समय क्या हो रहा है? उस समय स्टार्टिंग से कम हो रहा है। 1960 की बात नहीं है, 1960 में तो ये मन में आया कि इसकी पैदावार को बढ़ाया कैसे जाए, इसकी पैदावार को बढ़ाया। अब 1 एकड़ में लगा रहे हैं, अब हो रहा है केवल 10% में, ठीक है। और उसके पीछे कारण क्या समझे, अच्छे समझेंगे। 1960 के दशक से पहले हुआ यह था कि जो गेहूं प्रजाति थी, जैसे ये जमीन है, ये क्या है आपकी जमीन, तो गेहूं के जो पौधे हुआ करते थे ना, जो इनकी बीजें हुआ करती थी, वो बीज ऐसे पौधे को उत्पन्न करते थे जिसकी लंबाई ज्यादा होती थी। जिसकी लंबाई क्या होती थी जी? लंबाई ज्यादा है, और जो तना है वो पतला है। तना क्या है आपका? पतला है। और इसका जो बीज वाला, जो ये वाला हिस्सा है, फल वाला जो हिस्सा है, वो मोटा हो जाया करता था, और एक समय के आने के बाद वो अपने आप में झुक जाता था। क्या होता था? अब फल लगा है भैया, झुक गया,
और झुकने के बाद ये होता था, डाउनफॉल आने के बाद ये होता था कि ये जो है खत्म हो जाता था, पक नहीं पाया, झुक गया, पक नहीं पाया, और एक झुक रहा है, दूसरा झुक रहा है, तीसरा झुक रहा है, तो एक के ऊपर सब झुके पड़े हैं। तो इस तरीके से इसमें बीमारी जल्दी होती थी और इसका उत्पादन उतना नहीं होता था जितना होना चाहिए। लगा रहे हैं, जैसे कि क्लास में 100 लोग बैठ रहे हैं, पढ़ा सबको रहे हैं, लेकिन 10 ही लोग का सिलेक्शन हो रहा है, तो नॉर्मल बोल लोग चाहता है कि 100 का सिलेक्शन होना चाहिए। तब उसने बुद्धि क्या लगाया, एक काम करते हैं, कुछ ऐसे बीज का निर्माण करते हैं या उसका ऐसा इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, जिससे ये जो समस्या है ना इसको कम कर। इसका केवल एक ही निदान था, एक ही सोल्यूशन था कि पौधे की लंबाई को किसी हाल में क्या किया जाए, कम किया जाए। क्या किया जाए? तो इस व्यक्ति विशेष ने ऐसे बीज का निर्माण कर दिया, ऐसे बीज का निर्माण कर दिया, गेहूं के ऐसे बीज का निर्माण कर दिया जिसकी लंबाई बहुत कम थी। जिसकी लंबाई क्या है आपकी? बहुत कम थी। जिसकी लंबाई बहुत कम थी, प्लस जब वो स्टार्टिंग ग्रो कर रहा है, ग्रीन अभी फल नहीं आया है, ग्रीन है, ठीक है। तो जब वो ग्रो कर रहा है स्टार्टिंग में, तो इसके जो पौधे पत्ते हुआ करते थे, वो पौधे के पत्ते जो चौड़े थे, कैसे थे मुर्दो? कैसे थे? चौड़े। इसके पतले थे, इसे क्या थे आपके? चौड़े थे। तो पहला चीज, अब ये चौड़ा था तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज्यादा भाग लेता। पौधे प्रकाश की क्रिया में जितना ज्यादा भाग लेंगे उतना ही वो हेल्थी होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? और जितना हेल्थी होंगे उसमें फल की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसकी लंबाई कम थी इसलिए झुक नहीं रहा था, इसलिए 100% फसल का क्या हो गया? उत्पादन। किसके कारण? बीज के कारण। और इस बीज का निर्माण आविष्कार किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और इसी को बोला गया HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड। इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा, उस बीज का नाम क्या था, ठीक है, वो बीज कौन कौन के प्रकार से भारत में आते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से ये फसलों में इसको लागू किया गया। पहले इतना अपने हिसाब से लिखेंगे। ये देखिए, ये पहले का पौधा है। ये कौन पौधा है? पहला वाला, जो शुरू हाथ में रखा है वो पहला वाला है। ये कौन सा वाला है? पहला वाला। और जब बीज को लाया गया उसके बाद जो पौधा है, ये कौन सा आपका? ये वाला। अंतर समझ में आ रहा है जी? इसमें दाने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सेकंड वाले, ठीक है। तो इसको 10 के 10 पहले नोट करेंगे। हो गया। देखिए, अब ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड है, ये नाम बार बार आएगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी क्या है आपका? सीड। इसको हम बोल सकते हैं उच्च उत्पादकता वाले बीज। अब समझो कहानी क्या है। सबसे शुरू प्रयोग किस पे किया गया आपका? अरे बोलो जी। गेहूं में। किसमें में? गेहूं। और जो गेहूं की प्रजाति थी जो बोरलॉग ने खोजा था, जिसने इन्वेंट किया था, वो नाम था आपका सोनार 64, लेरमा रोजा, ट्रिटिकेल। ये सब गेहूं के क्या हैं आपके? बीज। कैसे गेहूं भैया? बौने गेहूं। कैसे गेहूं? बौने। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा कि नाम बोरलॉग को जनक क्यों कहते हैं, कि उन्होंने ऐसे बीज की खोज की थी जो बौने गेहूं हुआ करते थे और जिसकी उत्पादकता या उत्पादन क्षमता क्या थी मुर्दो? ज्यादा थी। और उसकी पकने की अवधि क्या थी आपकी? क्या थी भैया? समझ में आया? अब सवाल आपके मन में ये होना चाहिए कि सर इससे फायदा क्या हुआ? क्या केवल उत्पादकता में फायदा होगा कि और कुछ में फायदा होगा? सोचे जरा।
ये तो उत्पादकता अवधि कम हुई क्यों? इससे किसानों को और क्या फायदा है? जहां पहले फसल को पकने में 8-9 महीने लगते थे, वहां वो 4-5 महीने ले रहा है। कितना महीने ले रहा है? 4। तब किसान अब वो 2 फसल करने लगा। कितनी फसल करने लगा? अब किसान यहाँ पास कितने फसल लेने लगा जी? 2 फसल लेने लगा। और 2 फसल के लिए सबसे अहम भी होता है क्या आपकी? बोलो मुर्दो, सिंचाई व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सिंचाई। और वैसे भी गेहूं कौन सी फसल है? रबी फसल। कौन सी फसल है? लेकिन भारत में कहा, और जहां अमेरिका में हो रहा है वहां तो ऑलरेडी ठंडी रहती है, तो भारत में ही गर्मी रहती है ना मुर्दो। भारत ठंडे प्रदेश में तो ये 12 महीना बोलोगे आप, ठंडी की फसल है ना। जहां 9 महीना 10 महीना 9 महीना 10 महीना ठंडी पड़ रही है, वहां पर 2 फसल आराम से ले सकते हो ना। ठीक है, तो इससे किसानों को यह फायदा हुआ कि जहां वो पहले केवल एक ही फसल लिया करते थे एक खेत से, वहां आप 2 फसल ले रहे हैं। और जरूरी नहीं कि मैं गेहूं की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में देखिए, इस सीजन में धान बोएंगे, ठंडी सीजन में क्या बोएंगे? गेहूं लगा देंगे या तिवरा लगा देते हैं। लगाते नहीं लगाते? 2 फसल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पहले ऐसा था ही नहीं। अब यहां पर समझो, ये तो इसके बारे में चर्चा हो गई। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में इसका प्रभाव। क्या देखते हैं? प्रभाव। पहला प्रभाव यह है कि क्या केवल ये भारत के लिए था, अमेरिका के लिए था? क्या इसका प्रभाव पूरे विश्व में फैला? बताइए। हरित क्रांति का प्रभाव क्या केवल कुछ देश के लिए था कि पूरे विश्व के लिए था? पूरे विश्व के लिए था। वैश्विक प्रभाव था इसका। पहला प्रभाव क्या था इसका? वैश्विक प्रभाव। ग्लोबल था ये मुर्दो, वैश्विक प्रभाव। ऐसे ही थोड़ी 1970 में इसको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। नोबेल पुरस्कार मिला भैया इसको, बोलॉक को। वैश्विक प्रभाव था। हमारे यहाँ किसी को मिला इसको? देखो, अमेरिका को नो डाउट तो प्रभाव मिलेगा, मतलब पहले मिला ही मिला। भारत को मिला। किसको मिला? भारत। और भारत के साथ साथ किसको मिला? आपका पाकिस्तान। किसको मिला मुर्दो? पाकिस्तान। और भारत के साथ साथ जितने भी पड़ोसी देश हुआ करते हैं, उन सबको इसको क्या हुआ? फायदा हुआ। और जहां इनका कार्य क्षेत्र है, मैक्सिको, उसको भी उस समय क्या हुआ? आपका फायदा हुआ है। और ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है 1960 में। ये कब हुआ आपका स्टार्ट? और इसका वैश्वीकरण मतलब विस्तार हुआ है 1961 में। और भारत आते आते इसको कब हो गया आपका? 1966। कब पहुंचा ये भारत में? तो 1966। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कहने करते हैं कि बीज का खोज कब किया गया होगा आपका? 1960। उसका प्रयोग कब किया गया होगा? और जब प्रयोग सफल हुआ होगा तो भारत में कब आया आपका? अब भारत के बारे में बात ही नहीं किया हूं अभी, अब भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये तो हो गया प्रभाव। अब मैं बात करता हूं फसलों के बारे में। किसके बारे में? तो अभी तक मैं केवल एक ही फसल के बारे में बात कर रहा था, जिसका नाम है क्या आपका? गेहूं। क्या केवल यह ग्रीन रेवोल्यूशन गेहूं के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए था कि और कुछ था? बताइए जी। क्या केवल गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था कि और भी फसलों को बढ़ावा देना था? देखिए, फसल जो होते हैं ना, वो जलवायु पर डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह गेहूं हो सके। तो नॉर्मल बोला का कहना यह था कि भैया गेहूं का तो प्रयोग मैंने किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि गेहूं के साथ साथ जो भी फसल जो ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं, उसमें भी ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए और उसका भी उत्पादन क्या हो सके? बढ़ सके। तो ना ये केवल गेहूं के लिए लाया गया था, चावल के लिए लाया गया था, बाजरा के लिए लाया गया था, मक्का के लिए लाया गया था, जौ के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था मुर्दो? जौ। इन सभी 5 फसल के लिए, ठीक है, ज्वार भी लिख लेंगे, ज्वार। इन सभी फसलों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हरित क्रांति से किस
फसल को सर्वाधिक लाभ हुआ, तो आप क्या आंसर लेंगे देवताओं? कौन सा? ये भी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य परिचय। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मुर्दो? सामान्य परिचय। अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक, राजनीतिक जनक, प्रयास, दो पीएम थे जिनका प्रयास रहा है। तो जो जनक है उनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है जी? फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये आदमी मन को बहुत काबू करता है। ये आदमी कैसे काबू कर रहा है? मन को बहुत काबू कर रहा है। तो मन को काबू करने वाला, ठीक है। और शिव का क्या है? ये बहुत बड़ा क्या है? भक्त है, ठीक है। तो इसको याद करना है, इसका पूरा नाम। मन को काबू करने वाले को मैं बोल रहा हूं मन कोम्बू। बोलो रे मुर्दो, अरे बोलो। और एस से बोलना है संबा शिवम। कौन सा शिवम? संबा शिवम। और इसके बाद क्या बोलेंगे? स्वामीनाथन। वैसे नहीं पूछेगा, फिर भी आपको याद होना चाहिए मन कोम्बू, संबा शिवम, स्वामीनाथन, ठीक है। ये है भारत में हरित क्रांति के जनक। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको रुक जाइए, बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं राजनीतिक जनक कौन है। तो 1966 के समय जो थे कृषि मंत्री, कौन से मंत्री मुर्दो? कृषि व खाद्य मंत्री जो थे, उनको राजनीतिक जनक माना जाता है। और उनका नाम है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। क्या नाम बोलो? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। जो पहला प्रयास किया था जिस व्यक्ति विशेष ने, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है बोलो? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूं लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। और दूसरा जिन्होंने विशेष योगदान दिया, उनका नाम क्या है आपका? इंदिरा गांधी। कौन सी गांधी? इंदिरा। तो ये चार व्यक्ति विशेष का नाम आपको याद रखना है। एक है मनकोम्बु संबा शिवम स्वामीनाथन, दूसरे का नाम है राजनीतिक जनक, किसे माना जाता है? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम को माना जाता है। और दो पीएम आपको याद रखना है। एक का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। और दूसरा नाम क्या है आपका? इंदिरा गांधी। कौन सा गांधी? इंदिरा गांधी। नोट करेंगे इतना।